नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जाने-माने परिचित चेहरा, पर्सनैलिटी, प्रोफेसर, शिक्षक, गाइडर, मोटिवेटर, प्रोफेसर डॉक्टर आभा सिंह जी हैं, जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हम इनसे इनकी कहानी जानेंगे, थोड़ा-सा विषय से हटकर इनके जीवन की कहानी। नमस्कार, स्वागत, वेलकम। धन्यवाद। नमस्कार from India to all over country, to your country and every country and all continent across the border. Thank you. And thank you Rajesh ji for inviting me. सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं मनोविज्ञान में कैसे आई, तो मुझे हल्का सा याद आता है और मैं उस चीज को हमेशा बहुत ही ज्यादा उसका महत्व देती हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं सब बच्चों की परेशानियां हल करती रहती थी और बड़ा मुझे इंटरेस्ट आता था। और मैं मेरे फ्रेंड्स बहुत हैं, अभी भी कुछ सुनेंगे बाद में ये वीडियो, तो मुझसे जरूर जुड़ेंगे वापस में और मेरे से बातें भी करेंगे और लड़ेगी भी हो सकता है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे लेकिन मैं किसी ग्रुप में नहीं होती थी। अब किसी की प्रॉब्लम हुई, मैंने सॉल्व कर दिया तो लोगों को लगा कि ये ग्रुप की क्यों प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है करना। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं एक मनोवैज्ञानिक बनूंगी, तो मुझे लगा कि मुझे अच्छा लगता है करने, तो तुम्हें क्या, मैं तुम्हारे ग्रुप क्यों और इसकी ग्रुप क्यों, इसकी क्या मतलब है। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे करने दो। और मैं कर देती थी बड़ी आसानी से सबकी प्रॉब्लम हल। फिर मैंने अपने फैमिली में बोला, अपने माता पिता, मुझे मनोविज्ञान पढ़ना। तो मेरे बड़े हंसे कि भाई मनोविज्ञान क्या पढ़ने की चीज है। उस समय आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1980 और 80 की बात है, जब मैं बीए में एडमिशन लेने की कोशिश कर रही थी। बिहार के बहुत नामी एंड बेस्ट कॉलेज अभी भी है वो पटना विमेंस कॉलेज, और मेरा वो ड्रीम कॉलेज था। और फिर ड्रीम था दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो मैंने किया अचीव। तो मुझे लगा कि मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मेरे माता पिता ने क्या पढ़ना, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, वो बहुत मोटिवेट करते थे। मेरे माता पिता भी ने किया, लेकिन बड़े हंसे कि ये पागल का सब्जेक्ट क्या पढ़ने जा रही हो तुम। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने दो। तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा नहीं, अगर इसको पढ़ना है तो वही पढ़ेगी। और आपको विश्वास नहीं होगा राजेश जी, मेरा एडमिशन भी अपने आप हो गया। मेरा परसेंटेज और जो भी था, आई डोंट नो हु हेल्प मी, देयर समबडी हु इज हेल्पिंग मी, द सुपर पावर, आई डोंट नो, बट आई गॉट द एडमिशन। आई वाज सो हैप्पी। इस तरह से मैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में 12वीं से मैं मनोविज्ञान पढ़ रही हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ। तो मैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में से कुछ भी पूछिए मैं बता दूंगी आपको। तो ये मेरा नॉलेज जो क्रेडिट जाता है, ये मुझे नहीं पता किसको जाता है, लेकिन पूरे परिवार को भी जाता है, मेरे कॉलेज, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सहपाठी, सभी को जाता है। और मेरे जो सपोर्टर हैं उनको भी जाता है। और सपोर्टर तो मेरे सभी हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, कलीग्स हैं। और रहा जीवन को आगे बढ़ाने का, उसके बाद जो चलता है, अब हम लोग जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, लड़कियां, और जो हमारी पेट्रियार्की सोसाइटी है, लड़कियों की शादी होनी चाहिए। तो हम सबसे बड़े घर में थे, फैमिली में सबसे एल्डेस्ट डॉटर। सो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, आई थिंक 20 ईयर्स में। एंड आई वाज स्टडीइंग बी ऑनर साइकोलॉजी एंड स्टिल यू विल लाफ एट मी। मैंने कहा कि मेरे शादी में ये होना चाहिए कि मेरा पढ़ाई, मेरी मदर ने कहा मेरे इन लॉज से कि इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। दहेज की बात तो हमारे इसमें नहीं हुई, और दहेज की बात होती तो मैं शादी नहीं करती। ये भी मेरी माँ जानती थी कि दहेज, 20 साल की लड़की थी मैं, मेरे को इतना ज्ञान था कि मैं दहेज के बिना शादी करूंगी। मेरी माता ने बोला कि भाई तुम तो बहुत डिमांड रख रही हो, तुम जानती हो समाज। बोले मैं कुछ नहीं जानती। मेरी दादी भी थी, बोली हाँ जरूर ऐसे ही होगा, शादी तुम्हारी ऐसे ही शादी होगी। और मैंने कहा ना तो मैं सरनेम बदलूंगी और मेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो मेरी माता ने, ये फैक्ट हुआ मेरे शादी में कि ये सब चीज नहीं होना चाहिए। कैन यू बिलीव इट, उस जमाने की बात कर रही हूँ। और आज क्या हो रहा है आप देखिए, किस तरह से, किस कदर से डाउरी पे भी लोग अभी भी मारे जा रहे हैं। तो फिर मेरे इन-लॉज फैमिली में सभी पढ़े लिखे थे, तो उनको लगा नहीं, पढ़ाई तो मेरे घर में एक है, तो पढ़ने की कोई वैसा ख्वाहिश को रोकने की बात ही नहीं हुई। उन्होंने, हम लोग तो उस तरह का सोच को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं पढ़ती गई। और जब शादी के बाद जो पढ़ाई की, वो एक बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि बहुत औरतों को मैंने देखा, क्या पढ़ना, इतने पैसे वाले हो, इतने सब कुछ छोड़ दो। बट एक जो मेरा एक जुनून बोलो या एक खोज बोलिए या एक
कुछ करने का जज्बा बोलिए, वो मेरे में कीड़ा था वो। और ये माता का दिया हुआ था, मम्मी पापा और मेरे ग्रैंडफादर की, नहीं कुछ करना है जीवन में, कुछ करना है। मुझे लगा कि भाई ये कोई साइकोलॉजी के थ्रू लोग क्या करोगे, सही सब ये भी बोले फैमिली में क्या करना है, साइकोलॉजी से क्या होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफिकल्ट है एडमिशन लेना, मेरे सिस्टर इन लॉ से ऑल देयर प्रोफेसर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री नहीं ली। मैंने कहा मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, मैं साइकोलॉजी के क्षेत्र में ही जाना चाहती हूँ। तो वो स्ट्रगल मेरा सब्जेक्ट के प्रति घर में भी रहा, बाहर भी रहा, लेकिन मैं उसको छोड़ा नहीं। मेरा जो एक वन गोल जो फोकस हो गया था कि मुझे मनोवैज्ञानिक ही बनना है, उसमें मैं आगे पीछे कभी किसी के बोलने से हिली नहीं। ये एक मेरा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था मनोविज्ञान की। और वो स्ट्रगल जितने भी आए वो अपने आप निकलता गया, स्ट्रगल तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि मेरा गोल फोकस था। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, एमए किया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब आगे भी पढ़नी चाहिए, और बच्चा भी हुआ, मतलब फैमिली के साथ मैं सब काम कर रही हूँ। तो मैं उन औरतों को बोलना चाहती हूँ जो कहते हैं मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब बहुत लेट हो गया, उन सबके लिए मैसेज है कि आप इस चीज को समझें कि लाइफ में अगर आपको कुछ करने की जज्बा होती है तो रुकावट कोई नहीं बनता। रुकावट कौन बनता है? खुद हम बनते हैं। उस रुकावट को तोड़ने का तरीका ये है, मैं तोड़ भी बताऊंगी क्योंकि मैं अपने जीवन को जी पाई हूँ, उस रास्ते से गुजर चुकी, उस जर्नी से मैं अपने पड़ाव से निकली हूँ, तो मैं जरूर बताऊंगी कि ये जो हम कहते रहते हैं सबको, राजेश जी ये आप सुनते रहते हैं विमेन एम्पावरमेंट में, मैं विमेन एम्पावरमेंट में नहीं बिलीव करती हूँ, मैं सेल्फ एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ। अगर आपको वाकई में विमेन एम्पावरमेंट इस देश में करना है तो पहले सेल्फ एम्पावरमेंट करिए, सबकी, औरतों की नहीं, आई थिंक हर जेंडर का होना चाहिए इफ यू आस्क मी। तो मैंने कहा कि भाई सपोर्ट जो है आप ढूंढते हो, पहले जो बात हुई मेरे काफी फैमिली में भी कि भाई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करना। बोले अगर मैं आज कॉलेज अपने छोटे बच्चे को छोड़ के सब प्लान करके मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मुझे कौन पहुंचाएगा कॉलेज? मुझे सुबह उठना है, तैयारी करना, टाइम प्लान करना है, सब कुछ प्लान करना है, तो वो कौन कर रहा है? पहले तो जज्बा मेरे उठना है, मुझे जाना है। अगर आपने मुझे बुलाया, मेरी जज्बा नहीं होती आपके पास तो नहीं मिलती ना आपसे ऑनलाइन में। तो पहले तो हम खुद डिसाइड करते हैं ना मुझे कुछ करना है। आप जैसे ही ये डिसाइड करते हो आपके सपोर्टर सामने आ जाते हैं सब। तो पहले खुद को सपोर्ट करो, फिर सपोर्ट ढूंढो। प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले सपोर्ट ढूंढते हैं फिर अपने को सपोर्ट, तब तक में तो आदमी इतना डिमोरलाइज हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है कि फिर उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि खुद से वो इतना, उसका सेल्फ एस्टीम इतना लो हो गया है कि अपने अपने नजरों में वो अपने को सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं यूजलेस हूँ, ऐसी ऐसी नेगेटिव थॉट्स आने लगती है। तो ये मैं कहना चाहूंगी सभी औरतों को और यंग गर्ल्स, नेवर एवर थिंक दैट, फर्स्ट सपोर्ट योरसेल्फ। When you support yourself, you will see support all around. Whether it is your family, your parent, your spouse, your children, everybody will support you. तो ये एक जो जज्बा है, एक जुनून की तरह अगर आपके दिलो दिमाग पे छा जाएगा तो आप छा जाएंगे सब जगह। बिल्कुल सही कि सबसे पहले तो आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा and then somebody will support you, तब कोई लोग आपको आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, चाहे आपके बनाना है। आपने आपसे मेरी मुलाकात अमेठी यूनिवर्सिटी में भी, तो उसके आपने जॉब कहाँ से शुरुआत किया? आपने मास्टर कर लिया साइकोलॉजी में, तो उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? हाँ, जैसे मैंने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए मिलना भी बहुत ही मुश्किल का काम था राजेश जी। बट वहां पे भी मेरी स्ट्रगल रही कि एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरे सिस्टर इन लॉ सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने कहा देखो आपने हिस्ट्री में नहीं अप्लाई किया है, आप सुन सक रहे हैं मुझे? जी। तो आपने हिस्ट्री में अप्लाई नहीं किया, साइकोलॉजी बहुत टफ है, उसमें मिलता नहीं एडमिशन। वाकई में टफ था। मैंने कहा मैं फिर भी साइकोलॉजी पढ़ूं। फिर भी लोगों ने कह के मुझे लॉ में एडमिशन दिलाने के लिए लॉ में भी भर दिया मैंने फॉर्म। लॉ में मेरा आ गया लिस्ट में, लॉ फैकल्टी, आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बट मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए में आई वाज वेटिंग फॉर एमए साइकोलॉजी, फिर वहां भी मेरे को आ गया एडमिशन का लिस्ट आ गया। तो मैंने कहा कि अब तो मैं यही करूंगी, लॉ नहीं करूंगी। लोगों ने कहा नहीं आप लॉ भी कर सकते हो, बोले नहीं मैं साइकोलॉजी ही करूंगी। फिर एमए में एडमिशन मिल गया, फिर मैंने पढ़ाई करी। फिर वहां से मैं एमए के बाद दिल्ली से कैंपस प्लेसमेंट होता तो 1-2 साल नौकरी करी, फिर मुझे मजा नहीं आया। फिर मुझे विजिटिंग का कोई असाइनमेंट मिला तो मुझे लगा कि मुझे
पढ़ाने का बड़ा अच्छा लगा एक्सपीरियंस, जो मुझे एक विजिटिंग असाइनमेंट मिला था। न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, जो इंडिया में उनका ब्रांच था। मैंने कहा कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए इसी लाइन में। तो फिर मैंने अप्लाई किया। ये मोदी नगर में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था, वहाँ मुझे एक लेक्चरशिप का ऑफर मिला इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। एंड देन आई आफ्टर 2 years again I think I got a call. I applied to MIT University. MIT University was new at that time, so I thought I got offer from both the place, but I joined CMD Modi Nagar, which is oldest institution था उसमें। उसके बाद 2 साल काम कर फिर से MIT में एडवर्टाइजमेंट हुआ, फिर वहाँ मैंने ज्वाइन किया। और MIT was my prime experience वर्क प्लेस, जहाँ मैंने साइकोलॉजी को बहुत फोर्सफुली और बहुत अच्छे से ग्रो कर पाई, नर्चर कर पाई। वहाँ भी पहले मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में थी, लेकिन मुझे वहाँ जो ओनर थे डॉक्टर चौहान, जो MIT के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, बिहेवियरल साइंस साइकोलॉजी को सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, ये बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। बट मैं मैनेजमेंट में थी उस समय भी। लोगों ने मुझे कहा कि क्या आप इतना मैनेजमेंट डायनेमिक फील्ड, फैट सैलरी पैकेज फील्ड छोड़ के आप जा रहे हो साइकोलॉजी में? मैंने कहा मैं मासेस को देख रही हूँ, मैं खाली एक फील्ड को नहीं देख रही हूँ। तो मेरा जो उस समय भी विजन था, लोग मुझ पे हंसे, फिर भी मैं अपने गोल से थोड़ा भी डिरेल नहीं हुई उस समय भी। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको अच्छे से नर्चर किया इस फील्ड को। वहाँ पे पूरी तरह से मुझे वहाँ की जो संस्था थी मुझे पूरा सपोर्ट करी, और पूरी तरह से मैंने साइकोलॉजी को जहाँ भी जिस तरह से प्रोग्राम्स लाने थे लाई, और वो उसको एक इंडिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी स्टेटस मिला। और वो अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम सारे अच्छे से चल रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैंने एक पड़ाव कर लिया है, अब मुझे कहीं और भी साइकोलॉजी को बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, ILM यूनिवर्सिटी, जहाँ की साइकोलॉजी अभी 2 साल से स्टार्ट हुई है और PhD प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं उनके पास। तो ये जो मेरा एक प्रोफेशनल करियर का गोल था वो अचीव हुआ। और एक बात और कहना चाहूंगी, आप टॉप पे इजीली नहीं पहुंचते हो, बहुत स्ट्रगल होता है। जो आपने राजेश जी बार बार कहा कि आप स्ट्रगल बताइए, टॉप पे पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप अलग कैसे बन सकते हैं, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वो जो एक मेरा काम करने का तरीका था, जो हो सकता है मैंने अपने ग्रैंडफादर से बचपन में देखा था, उनको एज अ सिविल सर्वेंट इतना मेहनत करते हुए अपने जीवन का यापन सब कुछ करते हुए, खेलते हुए, वॉज अ टेनिस प्लेयर, गेम भी खेलते थे, अपना सरकार का भी काम इतना बेखूबी निभाते थे ईमानदारी से। वो जो चीज मुझे हमेशा बचपन से लगता था मुझे कि एडमिनिस्ट्रेशन तो मुझे इजीली आता है, तो मैंने एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़े नेचुरली मेरे में है जो मैं कर लेती हूँ। और साइकोलॉजी तो एक मेरा पैशन था, मैनेजमेंट भी पढ़ा हुआ था, लॉ की भी थोड़ी इंटरेस्ट थी, तो स्पिरिचुअलिटी भी इंटरेस्ट। तो इस तरह के मुझे जो फील्ड में फिर आगे बढ़ते गई और मेरा इंटरेस्ट कायम रहा, और मैं रिसर्च भी करना शुरू की, PhD प्रोग्राम में मजा आने लगा। तो इस तरह से ये करियर का जो ग्राफ मेरा बहुत ही स्पॉट में एक हाईएस्ट लेवल पे एज अ फील्ड ऑफ साइकोलॉजिस्ट, जो मैं बताना चाहूंगी जो लोग अभी साइकोलॉजी फील्ड में हैं उनके लिए प्रेरणा है कि रुकना नहीं है, आपको काम करते रहना है। आपको मैं बताऊं इस फील्ड में इतना ज्यादा काम है, मेरे पास तो टाइम कम है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो बडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, जो सुन रहे होंगे मेरी बात, बहुत सारा का इंडिया इज स्टिल इन द स्लो पेस ऑफ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, एंड आई वांट टू प्रमोट साइकोलॉजी टू द बेस्ट, to the highest place in our country, for our country's humanity welfare, which is not happening, Rajesh ji. It is very, if you see, आप देखिए डेटा, इसका डेटा अगर आप मेंटल हेल्थ का देखेंगे अलार्मिंग है। 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के शिकार हैं। इंडिया में every 6th person needs a mental health care. Who is providing that? सिर्फ क्लिनिकल वर्क पे फोकस हो रहा है। तो ये एक स्ट्रगल है मेरा प्रोफेशनल करियर में भी कि हम क्लिनिकल फील्ड को खाली इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। देना चाहिए, जहाँ पे इमरजेंसी है, जहाँ पे आप को लाइफ एंड डेथ का सवाल है, वहाँ ऑब्वियसली मेडिकल साइंस विल हेल्प। बट जब आपको मेंटल हेल्थ का सपोर्ट देना है
वो कहाँ से शुरू करना, वो बहुत ही कंफ्यूजन है हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में। जो मेंटल हेल्थ इशू नहीं बनता है वो बन जाता है बाद में, क्योंकि हम अर्ली इंटरवेंशन करने के लायक नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया, हमें समझाया नहीं गया इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो जो मैंने ग्रो किया, ट्रेनिंग दिया बच्चों को, वो एक समझ, एक ट्रेनिंग, एक स्किल है, हाउ टू आइडेंटिफाई अर्ली मेंटल हेल्थ इश्यूज so that people can be saved from the problems in when they becomes a big problem, and mental disorder का problem, मानसिक एक बहुत बड़ा इलनेस हो जाता है मेंटल हेल्थ का, वो उनसे उनको बचा पाए हम लोग। और इस पे बहुत काम नहीं हो रहा है, जिस पे मेरा फोकस है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा मिशन है 3 P's: प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। और मैं इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी एज अ साइंस और इंडियन हेरिटेज, वेदा, स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता जितने हैं वो सारी इंडियन साइकोलॉजी है, इफ यू आस्क मी, वो सारी इंडियन इंटरवेंशंस हैं, उनको साइंटिफिकली प्रूव करके एज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस आई एम ट्राइंग टू इंटीग्रेट फॉर मेंटल हेल्थ, prevention of mental health problems and issues, and provide the support of mental health and promote positive mental health for self, society, nation and worldwide. आपके लाइफ का सबसे स्ट्रगल पूर्ण सिचुएशन क्या रहा, बताना चाहेंगे? हाँ, जरूर बताना चाहूँ। स्ट्रगल पूर्ण सिचुएशन रहा जब आप एक बड़े यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, फैमिली बैलेंस करना है, करियर भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वी ऑल नो फैमिलीज आर प्रायोरिटी व्हेन यू आर अ मदर ऑफ 2 सन्स, यू नो, 2 लड़के जो आपके बड़े हो रहे हैं एंड ग्रोइंग एज में, एंड देन मैनेजिंग देम एंड देन मैनेजिंग यूनिवर्सिटीज रिस्पांसिबिलिटी, दैट वाज अ बिग टास्क एंड टोल ऑन मी। बट thanks to spirituality, thanks to meditation, that gave me the belief in my balancing me as a person first, and that gave me the strength to balance my children, the problems as a teenager, you know, Rajesh ji, adolescence की क्या issues होती हैं, and being a mother I have to take care, because Indian system में, you know, mothers are the main nurturer in family. I am not saying that other members were not there, they were there, but immediate जो एक support जो mother करती है वो कोई नहीं कर सकता। I think that's the basic nurturing quality women they have. So that was a struggle phase when my children were growing, and then managing their issues, you know, as a child, as an adolescent, as a teenager. And then at that time I was a psychologist in making, you know, so I could have not used those skills I think flawlessly, you know, which I can use right now. तो उस समय वो स्ट्रगल था, तो भी अपने मेंटर से पूछना कि कैसे मैनेज करना है, एंड कैसे बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान देना है, एंड उनके पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो लाइफ में कुछ कर पाए। So with God's grace, that struggle was very difficult, but the technique which I always used of balance and peace helped me all the time. And वो बच्चों का बढ़ना, बच्चे बड़े होते हैं, फिर बच्चे मेरे ऑस्ट्रेलिया गए, बड़ा बेटा उस समय 12वीं के बाद ही जा रहा था, तो बहुत सारी स्ट्रगल थी कि फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड हाउ वी मैनेज, एंड एवरीथिंग हैपेंड, यू नो, एंड द वे वी डिड इट, यू नो, पता भी नहीं चला मुझे कि स्ट्रगल चल रहा है, बट आई थैंक टू द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। और कभी कभी लगा कि अब नहीं हो पाएगा, मतलब आई एम सेंडिंग माय चाइल्ड विद, बट लेट मी टेल यू, द चिल्ड्रन दे वॉच देयर पेरेंट, यू नो। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ मेरे बड़े बेटे में है, जो अभी नाम है उनका अभिजीत, उनकी अब कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, अपनी कंपनी चला रहे हैं, और वो लगा कि भाई इतना कम एज में बच्चे को भेज रहे हैं, एंड हाउ ही कैन मैनेज, यू नो। सो दैट वाज अ ग्रेट स्ट्रगल। बट यू विल लाफ एट मी, व्हाट आई यूज्ड टू डू, जब उसको कभी जरूरत पड़ती थी, अब मैं कॉलेज की मीटिंग कर रही हूँ तो उसमें अरे पैनिक कॉल आई, मम्मा आई नीड टू टॉक टू यू, सो व्हाट टू डू। सो आई यूज्ड टू वेरी क्वाइटली come out from the meeting saying, just give me 5 minutes, but not disturbing the meeting also, because you know when you are conducting as a lead, as a head, तो आपको बड़े gracefully सब काम करना होता है, ऐसे अपना power को misuse नहीं कर सकते, you know, that's what I have learned from my grandfather. Power means you are a responsible person, that's why you have that authority to use and manage things properly and very easily without hurting anybody, you know, and commanding anybody like that, they are your subordinates, you know, your people as a team and work.
So I used to just give a lead to other person and quietly come out from the room and then counsel myself. You know, you will laugh. And I used to counsel him for 10 minutes that you can do it better, you can do it, just do it. Then he said, no, I'm coming back. Now this is, I can't see anybody, I am so tired, I can't walk, I'm not seeing any conveyance. So small issues जो होते हैं राजेश जी लाइफ में, वो बच्चों को लगा कि नहीं कर पाएंगे. Or as a mother, I was getting disturbed because I am handling a position there that I have to handle the college issues, and then the child is making me panic like that, you know. And then I took the role as a psychologist, you know, and then I used to counsel him, you can do it. And slowly, gradually, every step I used to step in and then help. Now I'm so proud that both of my sons are doing so well. So I'm just thinking to make a model of parenting, you know, that how it can predict success for your children. The only that as a parent, first I need to believe in myself. So if I have my issue with myself, I can't help my child. दो या तीन शब्द में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे. तो आई थिंक स्ट्रगल एज अ पेरेंटिंग जो मैंने कहा बहुत बड़ा इशू है राजेश जी, उस चीज को आप कैसे बताएंगे आई डोंट नो, बट पेरेंट्स नीड टू सॉर्ट आउट देयर ओन स्ट्रगल टू हेल्प देयर चाइल्ड. And that's the predictive model of parenting of success. I would like to tell to everybody that young parents who are struggling right now, they can help themselves to help their children. It was a distant counseling which I was doing, but I was managing so well. It was only psychology science which helped me. So this science should be studied by all. That's one message I want to like to give to everyone. Study psychology. It is a human science. It helps you to lead a better and happy life. And for youth, believe in yourself. If you believe in yourself, God is with you all the time, all the time. But whatever you are doing in life, God is guiding you. You never know sometimes. That I have experienced in my life. And second message, always follow 3 P's. Peace, positivity, and prosperity. This you can gain in life by practicing meditation, yoga, and I think yoga जरूर होगा. बिल्कुल, योगा जरूर होगा और आप जब करेंगे तभी कुछ होगा. Very true. और इसलिए आप सभी कुछ जरूर करिए और सबसे पहले यही करिए कि आप अपने आप में विश्वास करिए और जब विश्वास करेंगे तो सफल भी होंगे. मेरे समझ से यही मूल मंत्र है. बहुत बहुत. और ये भी एक बात आपने बात कही थी, इसमें जोड़ देती हूँ कि अगर मेंटली फिट तो लाइफ हिट. बिल्कुल. और जब कुछ करेंगे तो मानसिक तौर पे भी फिट होंगे, जब मेंटली फिट तो लाइफ भी हिट होगी. आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशली आपका प्रोफेसर आभा सिंह जी. और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लिखें और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिप्लाई करें. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. नमस्कार. धन्यवाद. थैंक यू. नमस्कार.